गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 10 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे जिम रॉन के कोट के साथ। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। आपने जो गोल्स तय किए हैं और जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके बीच में जो एक ब्रिज है दैट इज डिसिप्लिन। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वैलेंटाइंस डे सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हेवी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज दिस कोड LOVE10। ये ऑफर 15 फरवरी 2021 तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। डैम्स एंड डैमेजेस। यह आर्टिकल लिखा है कविता उपाध्याय ने। हु इज कविता उपाध्याय? कविता उपाध्याय एक जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम उत्तराखंड। उन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे आर्टिकल्स डिज़ास्टर्स को लेकर लिखे हैं और शी इज़ ए ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने वाटर साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ने यह आर्टिकल लिखा है। इट्स अबाउट डैम्स एंड डैमेजेस। कल भी हमने डैम्स और डैमेजेस के बारे में बात की थी और आने वाले कुछ दिनों तक हमें इसके साथ जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिल सकते हैं इन वेरियस डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय अब हमारे सामने आया है। कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, मैं याद दिलाऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगी। बात यह है कि जब भी ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं उसके बाद हम इस प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। नॉर्मल टाइम्स में हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे डैम्स, हम जो जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जो स्पीसीज़ जो हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, तो इनके बारे में हम कुछ सोचें। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब पैंडेमिक आ गया उसके बाद हमने ज़ूनोटिक डिजीज़ को थोड़ा सीरियसली लेने की शुरुआत कर दी या फिर इसकी डिस्कशन होने लगी। अब ये सारी चीज़ें जब बैक टू नॉर्मल हो जाएगी तब क्या हम इसके ऊपर एक्शंस लेंगे या नहीं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनीवे, इस आर्टिकल में कविता उपाध्याय लिखते हैं कि जब वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के नज़दीक ये नीति वैली जो है, नीति वैली में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जब वो रेनी विलेज जो है, यहाँ पर चिपको मूवमेंट जो है उसका जन्म स्थल है ये रेनी नाम का गांव। तो आई एम श्योर आपको चिपको मूवमेंट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपके लिए ये एक प्रश्न है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि चिपको मूवमेंट क्या है। तो सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चिपको मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगी। तो ये जो रेनी विलेज अभी न्यूज़ में है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर एक डिज़ास्टर हुआ। तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग कि चिपको मूवमेंट क्या है। शायद आपको इसके ऊपर से एक प्रश्न पूछा जाए। तो ये रेनी विलेज जो अभी न्यूज़ में है, तो यहाँ पर उन्होंने विजिट की। कविता उपाध्याय, जो एक स्टोरी में आपको बता रहा था कि कविता उपाध्याय अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि कैसे वो यहाँ पर विजिट करने के लिए गए थे और जब वो इस एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, इस पूरे रीजन में बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका प्लानिंग चल रहा है। अलग अलग लेवल के ऊपर हैं। कई जगह पर डैम्स बन चुके हैं, कई जगह पर डैम्स बनने वाले थे, कई जगह पर डैम्स बनाने का प्लान चल रहा था एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ये पूरा रीजन हिमालयन रीजन है। कल भी हमने हिमालयन रीजन के बारे में बात की थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन जो मुझे इस आर्टिकल में पढ़ने को मिली, और वो ये है, डैम्स आर नॉट विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर्स। ये जो अर्थक्वेक आते हैं या फिर ग्लेशियर फ्लड्स हैं, ग्लेशियर बर्स्ट हैं, जो भी हैं, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा, तो ये डैम्स जो हैं ये इनके शिकार नहीं हैं। अगर हम ये समझे कि बेचारे डैम्स टूट गए, कि ये हुआ इसलिए डैम्स टूट गया, नो। डैम्स जो हैं वो डिज़ास्टर्स को और ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। अगर कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और डैम टूट गया, तो जो बारिश हुई उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा डैमेज ये डैम टूटने की वजह से होगा। तो डैम्स आर नॉट विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर्स,
दे इनफैक्ट एक्सासरबेट यानी कि किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सीवियर बना देना, दैट इज एक्सासरबेट। तो डैम्स जो हैं वो डिजास्टर्स को एक्सासरबेट कर देते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे फ्रेजाइल एरिया में, पहाड़ी विस्तारों में एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स यानी कि डायनामाइट, TNT डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है डैम्स बनाने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने और इनफैक्ट उत्तराखंड की कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रश्न उठाए थे कि वाई यू आर यूजिंग डायनामाइट्स हियर, यहाँ पर डायनामाइट्स यूज़ करना जो है वो अलाउड नहीं है, या फिर परमिशन के बिना आप नहीं यूज़ कर सकते, और इलीगल माइनिंग के लिए भी डायनामाइट्स का इस्तेमाल होता है। कैन यू बिलीव इट? डायनामाइट एक ऐसी चीज़, इलीगल माइनिंग के बारे में शायद हम सोच सकें कि अथॉरिटीज़ को पता नहीं है और बड़े बड़े ट्रक्स में जो भी आपका मटेरियल है, मिनरल है, उसकी चोरी की जा रही है। शायद रात में चीज़ें हो रही हो तो लोगों को नोटिस ना हो, लेकिन थोड़े दिनों के लिए शायद नोटिस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ही उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कहे कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का, इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर एरिया। तो इलीगल माइनिंग के बारे में शायद हम समझ सके कि चलो, मीन्स आई कैनॉट एक्सेप्ट इट, मैं तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। शायद एक दो दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए पता ना चले, लेकिन उसके बाद तो पता चल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको खबर मिल जाएगी कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग चल रही है। लेकिन डायनामाइट का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो कितने सारे लोगों को सुनाई देती है। इट्स लाइक ए बिग ब्लास्ट। तो डायनामाइट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है या फिर किया गया था, और उसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं ली है। अगर ली है एक्शंस, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि फिर से क्यों डायनामाइट, और इनको डायनामाइट देता कौन है? तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और ये एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि चीज़ों को हम इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। डिफॉरेस्ट्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। जब डैम्स हम बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं। क्या हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम फिर से उस नेचुरल जंगल को क्रिएट कर सकें? द आंसर इज नो। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि हमारे देश में जो एक पेड़ है, एक ट्री है, उसकी वैल्यू कितनी है? इट्स समवेयर अराउंड 74,500 इनटू इट्स एज। 10 साल का अगर पेड़ है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो ये है इसकी वैल्यू। चलो अच्छी बात है, बट आई वुड स्टिल से कि आप इन चीज़ों को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वो इतने प्रेशियस हैं कि यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। और ये कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन जो है, ये एक प्रकार का लाइसेंस है दैट यू पे मनी और यू क्लियर द जंगल। आप पैसे पे कीजिए और आप फिर जंगल जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल जंगल्स, अगर हम ये सोचें कि हम कुछ पेड़ पौधे लगा देंगे, एक जगह पर आपने एरिया क्रिएट किया और दूसरी जगह पर आपने पेड़ पौधे लगा दिए और आप सोच रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ए नेचुरल जंगल। वो नेचर ने उस जंगल को नहीं बनाया, या फॉरेस्ट को नेचर ने नहीं बनाया है। वो दिखने में ग्रीन लगेगा, बट इट वोंट मीन्स, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते उस वैरायटी के साथ। और कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो हैं उसके भी नॉर्म्स और सारी चीज़ें हैं कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट को आपको सेफ जगह पर फेंकना है, लेकिन इन सारी जगहों पर जहाँ पर डैम्स और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पर ही इसको फेंका जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से कि ये जो डिज़ास्टर जो हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, ये आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स हैं, ये मैन मेड, हमने ही क्रिएट किए हैं। 2013 में जब यहाँ पर फ्लडिंग हुआ था उत्तराखंड में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बनाइए, एक एक्सपर्ट बॉडी बनाइए, और एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई, चोपड़ा कमेटी ऑफ 2014। चोपड़ा कमेटी ने अपना रिपोर्ट 2014 में दिया, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में भी चोपड़ा कमेटी ने ये कहा है कि यहाँ पर जो डैम्स प्रपोजल हैं, 24 प्रपोज्ड डैम्स जो हैं उसमें से 23 डैम्स जो हैं उनका पोटेंशियल डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। इनको
कैंसिल किया जाए। दूसरी चीज़ कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं, राइट, जो बर्फ़ हैं पहाड़ियों के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघल रहे हैं। तो ये पिघल रहे हैं तो इसकी वजह से रिवर का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब बारिश होगी और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ये ऑल ऑफ द सडन जो बड़े बड़े ये ग्लेशियर्स हैं वो टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, और इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फ्लड हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारे डैम्स जो हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं। तो दिस आर ऑल इश्यूज। इसके अलावा ये फैक्ट है कि अर्थक्वेक रिस्क की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है। सीवियर इंटेंसिटी और वेरी सीवियर इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये डैम्स जो हैं उनकी सिचुएशन क्या हो सकती है, यू कैन इमेजिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स, सारी रियलिटी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी सरकारें जो हैं वो, आई डोंट नो व्हाई दे आर क्रेजी अबाउट डैम्स, दे आर फॉन्ड ऑफ डैम्स। आपके लिए एक प्रश्न है। अभी हाल ही में एक देश ने कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के ऊपर ब्रेक लगा दी है, यानी कि अब वो इसका इस्तेमाल फॉर टाइम बिंग तो नहीं करेंगे। तो वो कौन सा देश है? नीचे दिए गए 4 देशों में से एक राइट आंसर है। ऑप्शन है यूके, इंडिया, कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका। डिफरेंस आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर आपके कोई प्रश्न है देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हर रोज़ शेयर करें। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको शेयर करते हैं। दिस इज़ योर लेक्चर, फील फ्री। आप पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं, डू इट। आप इसकी एक छोटी सी क्लिप बनाकर शेयर करना चाहते हैं, डू इट, राइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिलेटेड बट बोल्ड। बिलेटेड बट बोल्ड का मतलब यह है कि भले ही देर आए दुरुस्त आए, यू नो, कि भले ही आपने डिसीजन लेने के बारे में सोचा था, लेकिन प्लानिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट किया नहीं है लेकिन करने वाले हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन, लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि सरकार चाहती है कि बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बेचकर लगभग सरकार जो है उसका टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपीस। इतने पैसे जो हैं वो एक साल में, इस साल में सरकार जो है वो अचीव करना चाहती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड प्रॉपर्टीज़, ज़मीन है सरकार के पास जो सरकार बेचना चाहेगी। फिर एयर इंडिया, बीपीसीएल, फिर एलआईसी का आईपीओ आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इसकी वजह से भी सरकार को पैसे मिलेंगे। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है। तो एक लंबा लिस्ट है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब सरकार ने लॉन्च किया था, उस टाइम पर सरकार ने क्लियरली बता दिया था कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें से सरकार एग्जिट कर जाएगी, कंप्लीटली सरकार उसमें से निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल होटल। क्या आपको पता है कि भारत सरकार की होटल्स भी थी, और ये जो होटल्स हैं उसमें बस सरकारी लोग जो हैं वो, मीन्स सरकार में काम करने वाले कुछ ऑफिसर्स और उनके रिलेटिव्स जो हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। मैंने और आपने तो कभी इस होटल्स के बारे में देखा भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट आई कैन टेल यू कि उनका नाम भी हमें पता नहीं होगा। ये कोई क्विज नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये कोई फेमस होटल्स नहीं है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। रीजनेबल यानी कि आप ये बट से मुफ्त में ही। अगर आप कभी सर्किट हाउस जाएं, हमारे शहरों में और टाउन्स में सर्किट हाउस होता है जहाँ पर पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स एक्सेट्रा लोग वहाँ पर रुकते हैं। तो सर्किट हाउस में कभी आप जाइएगा। बहुत सालों पहले का मेरा एक एक्सपीरियंस है। आई नो मेनी थिंग्स अबाउट सर्किट हाउस, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज 13-14 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पर हम गए थे, एक सर्किट हाउस में रुके थे, एंड जो मेरे घर का जो कमरा था उतना बड़ा वहाँ पर तो सिर्फ बाथरूम था, और ये सारी चीज़ों की जो प्राइस थी वो इट वाज लाइक बहुत ही कम, 100-200 उससे भी कम था।
आज भी ऐसा है कि इफ़ यू स्टे देयर देन यू हैव टू पे जस्ट लाइक 200-300, बहुत कम पैसे। वही फैसिलिटीज़ अगर आप किसी उसी शहर की होटल में जाए तो यू हैव टू पे 3,000-5,000 रुपीज़, और यहाँ पर आपको 3 डिजिट के अंदर पैसे पे करने हैं, वहाँ पर आपको 4 डिजिट या 5 डिजिट भी हो जाएंगे, 10,000 से भी ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में सरकार का क्या काम? सरकार की जॉब या फिर सरकार की ड्यूटी ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट की होटल्स चलाएं। तो अच्छा हुआ कि ऐसे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से सरकार निकलने लगी है। कल मैंने प्रश्न भी पूछा था, तो ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार बेर मिनिमम उसका प्रेजेंस होगा। सरकार होगी लेकिन बेर मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सरकार का प्रेजेंस। सरकार की कोई ना कोई कंपनी, सरकार की एक बैंक होगी, सरकार की पेट्रोलियम कंपनी होगी, सरकार की ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम, फॉर एग्जांपल रेलवे एंड गवर्नमेंट बसेस एंड थिंग्स, और एटॉमिक एनर्जी, और उसमें सरकार का प्रेजेंस होगा लेकिन बेर मिनिमम। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने ही 2014 में ये कहा था। सी, दिस इज द रीजन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बिलेटेड बट बोल्ड, क्योंकि 2014 में सरकार ने यह कहा था कि सरकार को बिजनेस में क्या बिजनेस है, यानी कि सरकार का मेन विषय जो है वो बिजनेस करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकार का मेन काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। अगर आप एक एयरलाइंस हैं तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, आपको ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाए कि आप यहाँ पर विदाउट इश्यू जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से आप अपना यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। इफ़ यू आर अ स्कूल तो फिर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ या फिर प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए पॉलिसीज़ बनाना, एक राइट एनवायरनमेंट बनाना सरकार का काम है, बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। तो 2014 में ये बात, और उससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ने ये कहा, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर भी ये बातें हो रही थी। लेकिन अब फाइनली ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि सरकार को पैसे चाहिए, कोविड-19 और इन सारी चीज़ों की वजह से सरकार को थोड़े पैसों की आवश्यकता है। तो ये सारी कंपनीज़ को बेचकर, ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से निकलकर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बेर मिनिमम रहकर हम लोगों का ही भला करेंगे। क्योंकि एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कब की बंद हो जाती अगर सरकार ने उसको पैसे नहीं दिए होते तो। लेकिन इतने पैसे, ये सरकार के पैसे, किसके पैसे? मेरे और आपके पैसे हैं। तो ये सारे पैसे जो हैं, ये इट्स लाइक गुड मनी बीइंग यूज्ड फॉर बैड कंपनी। अच्छे पैसे जो हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं, वो आप एक डूबती हुई कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसके मैनेजमेंट और वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं, दे आर लाइक थिंकिंग कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सरकारी सैलरी मिल रही है, एयर इंडिया चले ना चले, हु केयर्स। एयर इंडिया में बहुत सालों पहले एक बार ट्रैवल किया था, ओह माय गॉड, जो रूडनेस से जो एयर होस्टेस लोगों को ट्रीट कर रहे थे, उस टाइम पता चला कि कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर एक प्राइवेट फ़्लाइट में आप ट्रैवल करें तो क्या एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है, और यहाँ पर कैसे अलग प्रकार का एक्सपीरियंस। बट एनीवे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अच्छा है कि हमारे पैसे जो हैं वो ऐसी डूबती हुई कंपनियों के पीछे बार बार इन्वेस्ट ना किया जाए। तो अब सरकार को क्या करना है? सरकार को एक एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो प्लान बनाया है, इन सारी कंपनीज को बेचना, किसी का आईपीओ निकालना, किसी को प्राइवेटाइज कर देना, किसी में से अपना जो शेयर है वो कम कर देना, व्हाटएवर इट इज़, अब इसका एग्जीक्यूशन चाहिए। अब बातें बहुत हो गई, नाउ वी नीड टू एक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फाइन ट्यूनिंग द स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप का पूरा इश्यू आपको पता होगा, आई एम श्योर आप सब व्हाट्सएप यूजर्स हैं। तो व्हाट्सएप ने जो एक सॉर्ट ऑफ धमकी दी थी हमें कि एक्सेप्ट कीजिए नई पॉलिसी वरना फिर निकल जाइए या फिर डिलीट कर दीजिए अपने अकाउंट को एंड थिंग्स लाइक दैट, तो फिर लोग टेलीग्राम और सिग्नल नाम का ऐप यूज़ करने लगे। और टेलीग्राम अगर आप यू वुड बी यूजिंग टेलीग्राम एज वेल, क्योंकि पीडीएफ और ये सारी चीज़ों के लिए। तो आपको पता होगा जब भी कोई नया आपका फ्रेंड, आपका कॉन्टैक्ट
टेलीग्राम डाउनलोड करता है तो फिर आपको मैसेज आता है कि दिस गाय और दिस गर्ल इज़ ऑन टेलीग्राम, इज़न्ट इट, कि ये व्यक्ति जो है नाउ ही इज़ यूजिंग टेलीग्राम और शी इज़ यूजिंग टेलीग्राम। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप की वजह से एक स्विच ओवर हुआ और फिर व्हाट्सएप को पता चल गया कि ये एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया उन्होंने। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं अब ज़्यादा हम अवेयर हो चुके हैं। वी नो अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। हम इसको लेकर, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर जो है लोग काफ़ी स्मार्ट होने लगे हैं। तो अब वो वक्त चला गया कि बेवकूफ़ बनाकर हमारा सारा डेटा जो है वो, अब हमें पता है कि एडवर्टीजमेंट्स मिलती हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, तो सारी चीज़ें जो हैं हमारा ही डेटा इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। अब बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आपने आरोग्य सेतु का नाम सुना होगा। देखिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं उसकी मोनोपोली रहती है। गवर्नमेंट की सर्विसेज की मोनोपोली है कि गवर्नमेंट जैसी भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको वो एक्सेप्ट कर रही है। आपकी जो लोकल म्यूनसिपालिटी है, राइट, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर लेट्स से वाटर सप्लाईज हैं, तो इसमें मोनोपोली है सरकार की। सरकार जितना अच्छा, जितना बुरा, वट एवर इट इज़, राइट, पावर या फिर वाटर प्रोवाइड करें, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रोड्स, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सरकार ने जो बनाया है वही, उसी रोड्स का हमें इस्तेमाल करना है। सेम थिंग गोज विद आरोग्य सेतु टाइप ऑफ एप्स। अच्छी बात है कि सरकार ने कुछ ऐसे एप्स बनाए, राइट। अब ये एप्स कितने अच्छे थे, बुरे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। द थिंग इज इंटेंशन अच्छा था। सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप बनाया, और सिर्फ ऐसा नहीं है सरकार ने बनाया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने वर्जन के आरोग्य सेतु टाइप ऑफ एप्स बनाए थे। अब इनका इस्तेमाल क्या हम सब ने किया? नो। हमारे देश में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और इसमें 50% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और उसमें वो भी लोग आ गए जिनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। तो क्या ये आरोग्य सेतु टाइप ऑफ एप्स ने सभी की मदद की, या फिर डिजिटली हम सभी को एम्पावर कर पाए? द आंसर इज़ नो। दूसरी चीज़ कि अलग अलग ये जो ऐप्स हैं, आरोग्य सेतु ऐप्स के कुछ अलग फीचर्स हैं, फिर अलग अलग राज्यों के जो ऐप्स हैं उनके अलग फीचर्स हैं। कोई आपसे लोकेशन यूज़ करेगा, कोई आपका ब्लूटूथ में ये वो करने को कहेगा, कोई आपको कोई ऐसा ऐप है जो कॉन्टैक्ट आपको शेयर करने पड़ेंगे। तो हर एक ये जो अलग अलग राज्य सरकारों के ऐप्स थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ दिस स्टेट मोबाइल ऐप्स ऑल्सो डिफर सिग्निफिकेंटली ऑन डेटा प्राइवेसी। दे प्रोवाइड डिपेंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन और परमिशंस दे रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। डेटा प्राइवेसी भी जो है वो अलग अलग, किसी में अच्छी है, किसी में बुरी है, किसी में मीडियम है, तो इस प्रकार के वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। डेटा प्राइवेसी को लेकर दो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं। एक है नेसेसिटी, इज़ द डेटा नेसेसरी फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन टू अचीव इट्स गोल, कि अगर कोई फ़ोन जो है, अगर कोई ऐप जो है वो आपके लोकेशन की डिमांड कर रहा है कि लोकेशन दीजिए, अलाउ कीजिए लोकेशन को, तो क्या लोकेशन का एक्सेस देने से क्या वो ऐप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, या फिर वो ऐप जो है जिस विषय के लिए है, जिस पर्पस के लिए आप वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लोकेशन के बिना वो यूज़ ही नहीं हो सकता? नेसेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ प्रोपोर्शनैलिटी इज द कलेक्शन ऑफ डेटा प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। अगर आप मेरा लोकेशन यूज़ करते हैं या फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं, वट एवर इट इज़, राइट, जो भी एक ऐप के लिए, तो क्या ये मेरे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी हैं, उसको ब्रीच किए बिना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये ब्रीच होते हैं? तो ये दो चीज़ें जो हैं डेटा प्राइवेसी को लेकर, दो चीज़ें हैं, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सेवरल मोबाइल ऐप्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय ए सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। आज भी ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे राज्य के जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, सारा डेटा एक जगह पर लोकेटेड है। और दुनिया की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन में पहुंच गई है कि सारा डेटा एक जगह पर नहीं, वो अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग जगहों पर स्टोर करते हैं, ताकि कोई भी, यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर साइबर अटैक हुआ, सारी चीज़ें चली गई। यहाँ पर साइबर अटैक जो है वो अगर किसी एक जगह पर होगा तो बाकी का जो डेटा है वो सेफ होगा।
तो रिस्क जो जो कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ऐसी स्ट्रेटजी जो है डेटा स्टोरेज के लिए भी हमें यूज़ करनी चाहिए. लास्ट जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू बी बिट क्विक हियर. इंडिया मस्ट रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी. ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कैसी थी? पहले नई डिप्लोमेसी को समझते हैं. अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो होता है फॉरेनर्स, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कम्युनिकेशन जो है वो जनरली स्पीकिंग देश के बाहर या फिर दुनिया को भारत क्या कहना चाहता है, दैट इज़ वाया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अब रिहाना ने ट्वीट किया, फिर ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, और दूसरे कुछ लोगों ने भारत के बारे में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके बारे में बातचीत की. तो ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया, हमने इसके ऊपर एक थरो एनालिसिस किया था, तो वो सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स. मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से, मेरा मानना है कि अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. फाइनल जज जो है वो आप ही हैं. आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मज़ा आया, नहीं आया, दैट इज़ ऑल टोटली ऑन यू. बट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी, आपने रिप्लाई किया था कि, तो यू नो द थिंग्स, राइट. हमने एक इंडिविजुअल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हमने वास्तुदैव कुटुंबकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो अब मिनिस्ट्री की बात करें तो इट एम्स टू फोर्सफुली कन्वे टू फॉरेन ऑडियंसेस इंडियाज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट परसीव्ड और रियल इंटरफियरेंस इन द कंट्रीज डोमेस्टिक अफेयर्स. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, उससे ये पता चलता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी फॉरेन का व्यक्ति जो है वो भारत के बारे में कुछ भी लिखे. हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पहले किया था, वी यूज्ड टू इग्नोर इट. ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी. हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, उसको कोई एनर्जी ही नहीं देते थे, हमारा वक्त या फिर एनर्जी नहीं देते थे. लेकिन अब का जो भारत है, करंट इंडिया जो है, ये इसको एग्रेसिवली काउंटर करता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल हो या फिर लेटेस्ट, वट एवर इट इज़, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हम अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग. एग्रेसिवनेस थोड़ी हमें स्टाइलिश लगे, थोड़ा अच्छा लगे, ट्रेडिशनली थोड़ा हमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थोड़ी हमें बोरिंग लगे, बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग बोरिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग नाइस एंड स्टाइलिश. इट इज़ मोर अबाउट कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, भारत के ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं. अगर हो रहे हैं तो कंटिन्यू विथ इट, अगर नहीं हो रहा है देन ड्रॉप इट एंड फाइंड समथिंग एल्स. दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो डिसीजन लिया, राइट, जो हैशटैग्स चल रहे थे और जो इंडियन पर्सनालिटीज इसके साथ जुड़ गए, तो कैन यू से दैट कि ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिसीजन था? द आंसर इज नो. इसमें एक पॉलिटिकल टच भी था. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिप्लोमेसी प्लस पॉलिटिकल डिसीजन. और दूसरी चीज़ कि देयर इज़ नथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन. सरकार अगर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रही है, सरकार अगर लोगों को क्या सोचना चाहिए या फिर सरकार क्या चाहती है कि लोग क्या सोचें, अगर सरकार ये कर रही है, पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड कर रही है, तो इसमें कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट एट ऑल. दुनिया की हर एक सरकार ये कहती है और करती भी है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ये काम चलता रहता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोग इस पर्टिकुलर विषय के बारे में ऐसे सोचें. ऐसी कोशिश हमेशा सरकार करती रहती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. ओनली थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए. यू नो, अगर आप चाहते हैं कि लोग इस विषय के बारे में, कि अगर बाहर के कोई भी लोग हमारे देश के बारे में कुछ भी कह देते हैं तो लोग उनका विरोध करें, अगर सरकार ये चाहती है तो दैट इज़ फाइन. एज फार एज कि अगर लोग विरोध करें तो ऐसा ना हो कि वो हमारे देश के हित के लिए बुरा हो, कि पॉलिटिकली अच्छा लगे लेकिन लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत चीज़ हो, ऐसा ना हो. जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. आई एम नॉट सेइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने ऐसा किया है. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर सुनने वाला व्यक्ति जो है वो अपने दिमाग या फिर अपनी जो एक स्टीरियोटाइप है या फिर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करता है और कहता है कि यहाँ पर तो सर बायस तरीके से ये कह रहे हैं या फिर इसका पक्ष ले रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं. आई एम नॉट विथ एनी पार्टी, तो मुझे उस गेम में से बाहर ही रखें प्लीज़. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट एनी पार्टी, देन नो, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी. उनको मेरे सपोर्ट की क्यों आवश्यकता है? आई एम नो वन टू सपोर्ट देम. तो काउंटर प्रोडक्टिव जो भी है,
चाहे ये रिहाना वाला एग्जाम्पल हो या फिर डैम वाला एग्जाम्पल हो या फिर चाइना का एग्जाम्पल हो, कोविड-19 वैक्सीन का एग्जाम्पल हो, व्हाटएवर इट इज़, राइट। अगर आप चाहते हैं कि लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचे, एक्ट करें, तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि वो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो कुछ डीप मीनिंग वाली बातचीत आज हमने की है, और ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स के ऊपर भी 50+10% डिस्काउंट चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। मैंने कुछ आपको प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।